Assalamu alaikum bachcho. I am here after a long break. I would be regular from today maybe. Okay, come on. Okay, come on the lesson. What is the heading? Glimpses of the past. तो बच्चों glimpses का क्या मतलब होता है? Glimpses का मतलब होता है झलकियाँ. तो क्या मतलब हुआ? बीते हुए वक्त की झलकियाँ. You know, this lesson has two different things. What is it? First is, it is pure historical. When we read the lesson, we feel it is one of the lessons of history. And the second thing is, okay bachcho, have you ever read comics? It is a kind of storybook. The pattern of comics has been followed by the writer in this lesson. And you know, such type of writing style gives a pictorial description of the story. That is why it gives too much pleasure to the readers. Okay, let us enjoy the pleasure before you read. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. तो यहाँ पे हमारे पास जो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है, पिक्चर में जो डिस्क्राइब किया गया है, जो झलकियाँ जो डिस्क्राइब की गई हैं हमारे देश की, उसका टाइम पीरियड क्या है बच्चों? 1757 से लेके 1857 तक का है, यानी कि पूरी एक सेंचुरी 100 ईयर्स का है. These pictures are speech bubbles. What is speech bubbles? Such type of written item is called speech bubbles. ये सारे जो लिखे गए हैं वो एक बबल्स में हैं. Will help clarify your understanding from the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो ये सारे पिक्चर्स बबल जो हैं वो आपके समझ को और ज़्यादा क्लैरिफाई करेगा कि हमारा मुल्क जो है उस कंडीशन तक कैसे पहुंच गया जो किस चीज़ में तब्दील हो गया? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में तब्दील हो गया, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं जो 1857 में हुआ था. तो पहला आइटम क्या है आपका? द मार्टियर्स. तो मार्टियर्स का क्या मतलब होता है बच्चों? शहीद, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी अपने देश के लिए. एट अ फंक्शन इन दिल्ली. तो दिल्ली में कोई फंक्शन हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है. O my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs. तो आप लोग देख ही रहे हो, ये पिक्चर में दिख ही रहा है, ये लता मंगेशकर जी हैं. तो इनका फेमस सॉन्ग है, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है. मैं आप लोगों को रिसाइट करके सुनाती हूँ इस सॉन्ग को. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो ये सॉन्ग तो आप लोग सुने ही होंगे, बहुत फेमस सॉन्ग है. Okay, let's start the lesson. We have the second, the company's conquests. तो यहाँ पे कंपनी किसको बोला गया है? जो आप लोग सुने होंगे ना, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंग्लैंड की तरफ से, तो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोला जा रहा है कंपनी. कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है बच्चों जीत हासिल करना, विजय हासिल करना. तो कंपनी का जो है किस तरह से कॉन्क्वेस्ट हुआ था, किस तरह से कंपनी यहाँ पे जीत हासिल की थी, ये कब का वक्त का टाइम का है? 1757 से लेके 1849 तक का. विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, कंपनी के पास जो सुपीरियर वेपन्स थे, मतलब अच्छे अच्छे टाइप के जो हथियार थे, औजार थे. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. तो अपने अच्छे अच्छे हथियारों के बल पे, औजारों के बल पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने पावर को एक्सटेंड कर ली थी, बढ़ा ली थी 18th सेंचुरी में इंडिया के अंदर. इंडिया इन 1765. अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. क्या मतलब हुआ बच्चों?
अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ये प्रिंसेस का मतलब देखो। प्रिंसेस का क्या मतलब होता है? प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, मतलब कि जो राजा का जो बेटा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंस बोलते हैं। शहजादा उर्दू में बोले हम लोग। तो एक चीज़ आप और जानिएगा, प्रिंसेस जो होता है राजकुमारी को बोला जाता है, शहजादी को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रिंसेस है वो शहजादी वाला नहीं है, ये प्रिंस का प्लूरल है। इट इज़ प्लूरल ऑफ प्रिंस। अगर ये शहजादी वाला प्रिंसेस होता तो यहाँ पे एक और एस होता। क्या स्पेलिंग होता? PRINCESS। 2 डबल एस होता तो वो शहजादी वाला होता। यहाँ पे सिर्फ सिंगल एस है। इट मीन्स कि इट इज़ अ प्लूरल ऑफ प्रिंस। राजकुमार का ये प्लूरल है। तो इंडियन जो राजकुमार थे, जो शहजादे थे, वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब कि दूरंदेशे नहीं थे। दैट इज अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प यू टू डिफीट हिम। तो राजा बाह जो क्या बोल रहे हैं, अपने आदमियों से बोल रहे हैं कि इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ। मर्चेंट्स मीन्स बच्चों व्यापारी, बिजनेसमैन। तो इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, वे लोग मेरी मदद करेंगे टू डिफीट हिम, उसे हराने में। उसे किसे हराने में? आप लोग सुने होंगे कि उस वक्त जब अंग्रेज़ जब आए थे तो हमारे मुल्क में जो राजा थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ किया करते थे। तो उसी पर्सपेक्शन में है ये यहाँ पे कि वो चाह रहा है हेल्प लेने के लिए इंग्लिश मर्चेंट्स का। किसे हराने के लिए? अपने ही लोगों को हराने के लिए। दूसरे मुल्क के, दूसरे स्टेट के राजा वगैरह को हराने के लिए वह उन लोगों से मदद लेना चाह रहा है। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। लोगों के बीच में कोई शांति नहीं थी इस तरह के लगातार युद्ध होने की वजह से, लड़ाइयाँ होने की वजह से लोगों के बीच में शांति नहीं थी। वेट टू क्लियर इट, it's taking too much time. Okay, now it is clear. The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. Rivalries क्या मतलब है बच्चों? rivalries का मतलब जो कॉम्पिटिटर्स जो थे, शहजादों में ही जो कॉम्पिटिटर्स थे, राजकुमार जो थे, वो एक दूसरे से लड़ाइयाँ किया करते थे। या इससे किसने फ़ायदा उठाया या किसके लिए हेल्पफुल रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हेल्पफुल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो अंग्रेज़ लोगों की जो कंपनी थी उसके लिए हेल्पफुल रहा। क्यों हेल्पफुल रहा? क्योंकि ये आसानी से प्रिंसेस को सबड्यू कर लिए, मतलब कि अपने फेवर में कर लिए एक के बाद एक। द फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। तो बहुत दूरदर्शी जो था राजा, जो था मैसूर का जो राजा जो था, जिसे हम लोग टीपू सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ब्रिटिश से लड़ता रहा। तो बच्चों उस टाइम में जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो हमारे मुल्क में भी 2 तरह के लोग थे। एक जो थे वो पूरे के पूरे अंग्रेज़ों के चमचे बने हुए थे, और दूसरे जो थे वो क्या चाहते थे कि अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया जाए। तो अब यहाँ पे दोनों तरह के लोगों की गॉसिप जरा हम लोग सुनते हैं। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ। शुक्र है, अब गॉड का शुक्र है कि अब पीस है, देश में अब शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, ना ही ठग्स के ज़रिए कोई लूटपाट हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों 2 चीज़ नया देखो, एक तो लूट और दूसरा ठग। ये लूट और ठग दोनों ही हिंदी के वर्ड हैं, और देखो इसको एज इट इज़ इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है। क्या बात है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट्स। तो ये जो विजय हासिल करते जा रहे थे अंग्रेज़ लोग, उस पर इंडियंस जो हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे। तो कुछ का रिएक्शन ऐसा था, कुछ का रिएक्शन ऐसा था। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। यह खुदा ने ही इन्हें भेजा है, मतलब कि इनको ये गॉड का दूत मान रहे हैं, ब्रिटिश को। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ देम। हमारा जो नसीब है इनसे जुड़ा हुआ है। किन से जुड़ा हुआ है? ब्रिटिश से जुड़ा हुआ है। कुछ जो अंग्रेज के चमचे टाइप लोग थे वो ऐसा सोचते हैं। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। तो कुछ लोग जो थे, जो देशभक्त टाइप लोग थे, वो क्या बोल रहे हैं कि ये
सफ़ेद लोग का क्या मतलब हुआ बच्चों? सफ़ेद लोग का मतलब हुआ अंग्रेज़ लोग। ये अंग्रेज़ लोग हमारे राजाओं को या तो मार दे रहे हैं या डिथ्रॉन कर दे रहे हैं, राजगद्दी से हटा दे रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं हैं, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन जैसे भी हैं, अच्छे हैं या ख़राब हैं तो इसी देश के ना, हैं तो इसी मिट्टी के। ब्रिटिश रूल, थर्ड नंबर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो रिलीजन के जो धार्मिक गुरु जो थे वो भाषण देते थे किस पे? अनटचेबिलिटी पे, छुआछूत पे भाषण देते थे, और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पे भाषण देते थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लॉसेस हिज रिलीजन, कोई भी अगर सी को क्रॉस किया, तब सी को क्रॉस करके ही अंग्रेज जो है वो इंडिया आए थे। तो इनका ये कह रहे हैं कि अगर सी को क्रॉस करके कोई अगर फिर वहाँ अंग्रेज के पास चला जाता है तो वो अपना धर्म जो है नष्ट कर लेगा, भ्रष्ट कर लेगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। तो ये एक धार्मिक गुरु क्या प्रवचन दे रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी मिजरी है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, सबके वजह क्या है? वुमेन है। देखो क्या बेवकूफ़ी भरी बात कही है ये। इनको ये भी नहीं मालूम है कि ये किसी वुमेन के ज़रिए ही दुनिया में आए हुए हैं। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। सच्चाई ये थी कि इंडियन जो थे वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिए थे, और ब्रिटिश जब चाहे उन्हें ह्यूमिलिएट कर देते थे, उनकी बेइज्जती कर दिया करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। नेटिव्स जो हैं मतलब कि जो इंडिया के लोग हैं वह अनवर्दी हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट, वो ट्रस्ट के लायक, विश्वास के लायक नहीं है। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में वो इनकैपेबल है, उनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। अब एक जो अंग्रेज का जो चाटुकार है वो क्या बोल रहा है? ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। आप सही बोल रहे हैं योर ऑनर, लेकिन मैं क्या हूँ? ऑनेस्ट हूँ, मैं आपका वफादार हूँ। मतलब कि वह देशभक्त नहीं है। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे आके सबसे पहले बच्चों आप लोग शुरू से पढ़े भी होंगे कि ब्रिटिश जो आए थे सबसे पहले उन्होंने क्या शुरू किया था? यहाँ पे आके व्यापार शुरू किया था, यानी कि वो व्यापारी के तौर पे आए थे, मर्चेंट के तौर पे आए थे, और वो क्या चाहते थे कि क्विक प्रॉफिट हो, एकदम जल्दी जल्दी उनको मुनाफा हो। देयर हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। तो वो जो है फोर्स कर रहे थे फार्मर्स के ऊपर, किसानों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने के लिए, और वह ये भी कोशिश में लगे हुए थे कि वह किसान जो है अपनी खेतों को अबैंडन कर दे, छोड़ दे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। तो ये जो इंसान जो है, फार्मर जो है, वह एक अंग्रेज ऑफिसर से क्या कंप्लेन कर रहा है कि आपके आदमियों ने मेरे पूरे फसल को ले लिया है, क्रॉप को ले लिया है। आर यू स्टिल इन एरियर्स। तो ये उल्टा क्या जवाब दे रहा है कि तुम अभी भी कर्ज में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले सप्ताह तक पूरे कर्ज को नहीं, पूरा पैसा पे नहीं करते हो, आई विल सेंड यू टू जेल। तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? जेल भेज दूंगा। देखो किस किस तरह से वो लोग हमारे मुल्क के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, शोषण करते थे उनके ऊपर। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। तो ये लोग हर तरह से कोशिश करते थे, ब्रिटिश जो है वह उन्होंने खोज किया दूसरे कई तरीकों का जो उनको प्रॉफिट पहुंचा सके, मुनाफा पहुंचा सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। तो इन्हीं का राज चलता था, ये अपने हिसाब से जो चाहते थे वो कानून बना लेते थे। तो इन्होंने क्या कहा, अंग्रेज लोग क्या कह रहे हैं फिर यहाँ पे कि जो सामान मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है इंग्लैंड में जो सामान बन रहा है वह यहाँ पे आ रहा है, इंडिया में आ रहा है बिकने के लिए, तो उसका कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं, मतलब कि आने का जो टैक्स होता है इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो अगर जैसे कि होता है ना कि किसी मुल्क से जो सामान आता है तो उस दूसरे मुल्क में उसकी खपत होती है, तो फिर उसका इम्पोर्ट टैक्स देना होता है। तो ये लोग टैक्स देते हैं इंडिया को, तो ये मना कर दे रहे हैं कि नहीं, हमारे सामान की खपत इंडिया के बाज़ारों में होगी लेकिन हम लोग कोई टैक्स नहीं देंगे, यानी कि उनको उससे फ़ायदा होगा और इंडिया का उस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होगा। अ गुड आइडिया। तो ये क्या बोल रहा है दूसरा अंग्रेज ऑफिसर कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज।
तो ईस्ट इंडिया का जो भी कानून था वो पूरे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को एकदम क्रिपल कर दिया था, अपंग बना दिया था, अपाहिज बना दिया था। मतलब क्या हो रहा था कि इंडिया में जो सामान मैन्युफैक्चर हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन ये इंग्लैंड वाले अपने सामान की पूरी खपत कर रहे थे इंडिया के बाज़ारों में। तो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही थी इस वजह से। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट्स, आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। तो ये इंसान के मतलब ये क्या कहा जा रहा है इसमें कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी है वो पूरे हमारे कारीगरों को और बिजनेसमैन को तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। हाँ तो बच्चों, फोर्थ में क्या है, राम मोहन राय। फेमस नाम है ये, आप लोग सुने होंगे। इनका पूरा क्या नाम है, राजा राम मोहन राय, 1772 टू 1833। राम मोहन राय, अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल। तो ये बंगाल के एकदम अच्छे स्कॉलर इंसान थे राजा राम मोहन राय। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। उन्होंने समझ लिया था कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा था। लेट अस नॉट डिस्पाइस आवरसेल्व्स। हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट। हमारा जो पुराना प्राचीन सभ्यता कल्चर जो है वो बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हम लोग इस बात के लिए सक्षम हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। सुपरस्टिशन जो है, अंधविश्वास जो है वो हमें तबाह व बर्बाद कर रही है। तो बच्चों, आप लोग राजा राम मोहन राय का नाम सुने होंगे। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। और ये सबसे बड़ी जो एक प्रथा थी, सती प्रथा जो थी, उनको इन्होंने एबॉलिश किया था, ख़त्म किया था। अब लगे हाँ तो आप ये भी सुन लीजिए कि सती प्रथा का क्या मतलब होता है। तो उस वक्त क्या होता था कि जब कोई किसी लड़की की शादी होती थी और वो अनफॉर्चुनेटली अगर वो विडो हो जाती थी तो उसके हस्बैंड को तो जलाया जाता था, तो उसको भी उसी चिता में जलना पड़ता था, वो चाहे या नहीं चाहे। तो इन्होंने इस चीज़ को सुधार किया कि नहीं, उससे पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का, उसे नहीं जलाया जाएगा। तो सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था। कितनी खराब प्रथा थी ना। साथ में उस लड़की को भी, उसकी वाइफ को भी जलना पड़ता था, विडो को भी जलना पड़ता था। He told his wife उमा, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, cows are of different colors but the colors of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. देखो बच्चों, यहाँ पे जो कहा जा रहा है उसके ज़रिए क्या कहा जा रहा है वो मैं दोनों चीज़ आपको बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले इसका जो मीनिंग समझो कि ये हूबहू मीनिंग क्या कह रहा है वो समझो। तो गायों की बहुत सारी कलर होती हैं लेकिन उसके मिल्क का कलर सेम होता है। डिफरेंट तरह के जो टीचर्स होते हैं उनका ओपिनियन डिफरेंट होता है। अलग अलग तरह के टीचर्स का ओपिनियन अलग अलग होता है, लेकिन उसका जो इसेंस जो होता है, उसका निचोड़ जो होता है वो सबका एक होता है। ठीक है ना। तो अब इसके ज़रिए ये क्या कहना चाह रहे हैं वो समझो। इसके ज़रिए वो ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे टीचर का मतलब समझ लो कि तुम रिलीजियस प्रीचर, जो धार्मिक गुरु होते हैं उनके सेंस में कहा गया है कि जितने भी धर्म गुरु होते हैं उनका जो डिफरेंट टाइप का ओपिनियन होता है, उनका जो मेथोडोलॉजी जो होता है वो अलग होता है। जो जैसे कि जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाएंगे, जो हिंदू है वो टेंपल में जाएंगे, लेकिन उसका सभी मज़हब के लोगों का एसेंस जो होता है वो एक ही होता है। मतलब कि अगर कोई चोरी कर लिया तो कोई भी रिलीजियस प्रीचर जो है वो कहेगा कि नहीं ये गलत है। ऐसा तो नहीं ना है कि हिंदू कहेगा कि सही है, मुस्लिम कहेगा गलत है। कोई चोरी किया या फिर कोई किसी तरह करप्शन में इन्वॉल्व हो गया या कि किसी तरह का भी कोई ख़राब काम किया तो किसी भी मज़हब के लोग उसे ख़राब ही कहेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी मज़हब में उसका जो मेथोडोलॉजी जो होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन एक इंसानियत क्या कहती है, इंसानियत के नाते क्या होना चाहिए, वो सबका सेम होता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग समझ में आप लोग को आ गया होगा। He was attracted by science and modern knowledge. राजा राम मोहन राय जो थे वो किस चीज़ से अट्रैक्टेड थे, साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से।
तो उस ज़माने में मॉडर्न नॉलेज अभी तो चूँकि इंग्लिश नहीं जल्द थोड़ी थोड़ी मतलब आना शुरू हुई थी, तो उस ज़माने में मॉडर्न लैंग्वेज किसको बोलेंगे, इंग्लिश को बोलेंगे। जैसे अभी आज के ज़माने में अगर बात किया जाए कि मॉडर्न लैंग्वेज क्या होगा, तो वो क्या होगा बच्चों, कंप्यूटर से रिलेटेड जो एजुकेशन होगा, IT सेक्टर से जो रिलेटेड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड होगा वो होगा आपका मॉडर्न नॉलेज। तो नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। नॉलेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ लिए, एग्ज़ाम दे लिए, मार्क्स हासिल कर लिए, बस बैठ गए। नॉलेज का मतलब ये होना चाहिए कि उससे क्या हम इम्प्लीमेंटेशन उसका क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लोगों का उससे क्या हम भला कर सकते हैं, उससे क्या अचीव कर सकते हैं। तो नॉलेज उस टाइप का होना चाहिए उनके हिसाब से, और वो बिल्कुल सही हिसाब था बच्चों। takes some time to clear, okay ना, okay. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. तो इन्होंने क्या किया कि सी को क्रॉस करके वो इंग्लैंड गए। वो और इंग्लैंड क्यों जाना चाहते थे, वो ये देखना चाहते थे कि वो क्या चीज़ है ऐसी अंग्रेज़ों के पास जो जिसकी वजह से वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो यानी कि ये रिलीजियस प्रीचर्स के अनुसार ये चूँकि सीज को क्रॉस किया, यानी कि इन्होंने अपना धर्म को क्या कर लिया था, भ्रष्ट कर लिया था। बट ऐसा तो कुछ था नहीं, इनका तो अपना फिलॉसफी चलता था ना। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आप लोगों को रूलर के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, रूलर्स के तौर पे। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आप भी हमें एक्सेप्ट कर लिए सब्जेक्ट के तौर पे। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलर वोज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए कि उसे कैसे डील करना चाहिए सब्जेक्ट्स के साथ। तो बच्चों इसके ज़रिए ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो 200 साल तक जो अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन किए थे वो क्या था, वो हमारे ऊपर राज किए थे। मतलब कि वो जो चाहे रूल बना ले, जिस तरह से चाहे हमें एक्सप्लॉयट करें, तो वो चीज़ तो किसी को पसंद नहीं होगा ना। जैसे अभी भी देखिए, जैसे कि हमारे ऊपर सेंट्रल लेवल पे हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा है, हमारे ऊपर PM है, स्टेट लेवल पे कौन है, तो CM है। तो हम कोई भी जो अदारा होता है बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं चलता है, तो कोई ना कोई तो रूल करता ही है किसी के ऊपर, तभी सारा जो अदारा है एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल रहे हैं कि आप हमारे ऊपर रूल करो और हमें एक सब्जेक्ट के तौर पे देखो, मतलब कि हमें एक जनता के तौर पे देखो, और हमारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तुम ख्याल रखो कि तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उसको समझो, ना कि तुम क्या करो हमारे ऊपर राज करो, हमें एक्सप्लॉइट करो। ये सब तुम्हारा मंशा नहीं होना चाहिए, ये वहाँ पे जाके वो बोल रहे हैं। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1827. तो राजा राम मोहन राय जो हैं वो न्यूज़पेपर की भी शुरुआत उन्होंने किया था, लेकिन जो शक्की टाइप के जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1823 को उस पर रोक लगा दिया था। उन्हें लगा कि ये कुछ अपने न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा वैसा लिख देंगे कि लोग इनके तरफ ज़्यादा हो जाए और हमारे से लोग बगावत कर ले। इस डर से उन लोगों ने क्या कर दिया कि उनके न्यूज़पेपर के ऊपर बैन लगा दिया। मतलब कि वो लोग राजा राम मोहन से डर गए थे। तो 5th नंबर में क्या है बच्चों, ऑपरेशन। हाँ तो बच्चों ये जो इस ऑपरेशन का मतलब होता है 1765 to 1835 के बीच की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। इस ऑपरेशन का मतलब होता है एकदम किसी को ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल देना, ठीक है। और जो डॉक्टर्स जो ऑपरेशन करते हैं उसका अलग स्पेलिंग होता है। क्या होता है उसका स्पेलिंग, OPERATION, ओके ना, वो होता है ऑपरेशन और ये ऑपरेशन। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस। ब्रिटिश जो थे वो कंटिन्यू लगातार इंडियंस को क्या कर रहे थे, ऑप्रेस कर रहे थे, उनके ऊपर दमन, आप लोग हिंदी में इसको दमन बोलेंगे, ऑप्रेस करना, उसको दबाव डालना, दमन करना उसको। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन एक्ट, उन्होंने एक अपना नियम बना दिया था रेगुलेशन एक्ट का। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो उस रूल के तहत, रेगुलेशन 3 के तहत क्या नियम था कि किसी को भी उठा के जेल में बंद किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमा के। तो होता क्या है बच्चों, अगर कोई कुछ जुर्म करता है तो उसके ऊपर सबसे पहले कोर्ट कचहरी में मुकदमा होता है ना, उसके बाद से जुर्म जब प्रूफ हो जाता है कि वो कल्प्रिट है, उसने कुछ किया है,
तो उसको क्या किया जाता है, जेल में डाला जाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या रूल बना दिया कि नहीं, जिस पे हमें कुछ शक होगा उसको हम लोग बिना किसी ट्रायल के कोर्ट में उसको हम लोग उठा के जेल में डाल देंगे। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेसेस। तो ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो अच्छी खासी सैलरी हासिल करते थे और अपना प्राइवेट बिजनेस में भी अपने फॉर्च्यून को, अपनी किस्मत को वो लोग आजमाते थे। मतलब चारों तरफ से वो कमाई हासिल कर रहे थे। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। तो 1829 में अंग्रेज़ों ने सामान भेजा था इंडिया को, ब्रिटिश गुड्स मतलब कि इंग्लैंड का सामान इंडिया में भेजा था, जिसका क्या वर्थ था, क्या कितना के लायक वो था, रुपये का था, 7 करोड़ रुपये का सामान वो लोग भेजे थे। मतलब कि 7 करोड़ किसके मुल्क में गया, ब्रिटेन वालों के पास गया, इंग्लैंड के पास गया। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। तो ब्रिटिश prospered मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होते जा रहे थे, जाहिर सी बात है कमाई अच्छी हो रही थी, तो कंपनी का चारों तरफ लूट मचा हुआ था और इधर हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वह क्या हो रही थी, मर रही थी, मरने के कगार पे आ गई थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेंटिक जो है वो अपने मतलब वो इंग्लैंड वाले लोग तो, अंग्रेज तो हमेशा आते जाते रहते थे ना, तो वो उस वक्त इंग्लैंड चले गए थे और वो क्या बोले, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। अच्छा बच्चों, बोन्स मीन्स क्या होता है, हड्डी। तो उस वक्त किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, ये लोग एक्सप्लॉयटेशन तो कर ही रहे थे, किसी तरह का मुनाफा भी नहीं हो रहा था। तो कॉटन वीवर्स, कॉटन बुनने वाले जो बोन्स थे, मतलब कि एकदम हड्डियों का जो ढांचा थे, वह पूरे इंडिया की ज़मीन को क्या कर दिए थे, ब्लीच कर दिए थे। मतलब कपास की जो खेती करते थे तो ऐसा लगता था कि वो पूरी इंडिया के एक ज़मीनों को ब्लीच कर दिए हैं, वाइट कर दिए हैं। और उनकी, क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहे थे और खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं था, तो उनकी जो फिजिक कैसी हो गई थी, पूरी की पूरी बोन जैसी हो गई थी, हड्डियों का ढांचा हो गया था। 6 नंबर में क्या है बच्चों, डिससैटिस्फैक्शन 1835 to 1506। तो सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है एकदम संतुष्ट हो जाना, और डिससैटिस्फैक्शन असंतुष्टि, बेचैनी। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। उस वक्त एजुकेशन जो था इंडिया में वो कैसा था, संस्कृत में था और पर्शियन में था। इन 1835 की बात है। एन इंग्लिश मैन नेम्ड मैकुले सजेस्टेड अ चेंज। एक इंग्लिश मैन जो है जिसका क्या नाम है, मैकुले, उसने सजेस्ट किया कि भाई कुछ चेंज होना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें क्या करना चाहिए कि नेटिव्स को, मतलब कि इंडियन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। दूसरा अंग्रेज क्या बोल रहा है, आई एग्री, मैं सहमत हूँ, इससे हमें फ़ायदा होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक जीएस का क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि हमारे मुल्क में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत किस अंग्रेज़ ने किया था, तो हुज नेम इज़ मैकुले। ओके ना। तो देखो इनका जो वो किस मकसद से ऐसा चाह रहे थे, ये अंग्रेज़ लोग जो शुरू में जो आए थे, इनका क्या था, ये क्या कर रहे थे, ये एज अ मर्चेंट आए थे ना, व्यापार कर रहे थे। तो व्यापार में होता क्या है ना बच्चों की, दोनों का कम्युनिकेशन एक दूसरे को समझ में आना चाहिए, क्या बातचीत हो रही है समझ में आना चाहिए। तो इनको थोड़ी सी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती होगी दोनों साइड के लोगों को, ये अंग्रेज़ी बोलते होंगे तो इंडियन नहीं समझते होंगे, वो ये मतलब हिंदी उर्दू जो भी बोलते होंगे तो उनको समझ में नहीं आता होगा। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही रहेगा कि उनको इंग्लिश आ जाए, इस वजह से इन लोगों ने शुरू किया। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। तो इंग्लिश एजुकेशन के तहत इंडियन लोगों को भी छोटा मोटा जो पोस्ट होता है क्लर्क वगैरह का, वो उनको मिलने लगा। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो ये लोग तो चाहते थे कि भाई हमें व्यापार में, हमारे बिजनेस में फ़ायदा हो, लेकिन इंसिडेंटली क्या हुआ कि इस घटना से हमारे ही जनरेशन को क्या होने लगा कि फ़ायदा हुआ। हमारे जनरेशन इंग्लिश सीख के क्या होने लगे, इंटेलेक्चुअल होने लगे। वी मस्ट एजुकेट
आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी माली हालात को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके लिए हमारी जितनी भी परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें, मुसीबतें हैं वो भी हमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए, अंग्रेज़ लोगों को मालूम होना चाहिए। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया, तो 1856 तक जो ब्रिटिश जो थे वो अच्छे खासे एरिया को कंक्वायर कर लिए थे, मतलब कि विजय हासिल कर लिए थे। तो ये येलो कलर का जो बच्चों देख रहे हो आप स्टेट्स है, ये तो इस पे कुछ कुछ राजाओं का भी है, लेकिन जो ब्रिटिश एरिया जो आपका ऑरेंज कलर का जो है उस पे किन लोगों का है, पूरे के पूरे अंग्रेज लोगों का उस पर शासन चल रहा है। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, ब्रिटिश जो थे वो इंडियंस के नीड्स पे बहुत कम ध्यान देते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे जो राजा हैं वह पपेट्स बन गए हैं, मतलब कि कठपुतली बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम लोग अपने पुराने जॉब्स को भी खो दिए हैं, एंड लैंड्स, और पुरानी ज़मीनों को भी, और अपनी ज़मीनों को भी खो दिए हैं। एंड आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वे लोग हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, क्या तुम लोग सिर्फ बातें ही करोगे या उनको यहाँ से भगाने के लिए कोई उपाय भी करोगे? तो 7th नंबर में क्या है बच्चों, द स्पार्क्स, 1857 टू 55 टू 57। तो स्पार्क का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी। ऐसी क्या बातें जो शुरू हुई थी, छोटी छोटी कौन सी बातें शुरू हुई थी जो 1857 के बड़े से विद्रोह में तब्दील हो गई थी, लड़ाई में तब्दील हो गई थी। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स क्या होता है बच्चों, फार्मर्स। तो टैक्सेस जो थे वो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से किसान तबाह होते जा रहे थे। इन बंगाल द संथाल्स, संथाल इज द नेम ऑफ ट्राइब, आदिवासी जो होता है ना, एक संथाल आदिवासी का टाइप होता है, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल, अब कोई न्यू लैंड का भी रूल आ गया था जिसके तहत संथाल जो हैं वो अपनी ज़मीनों को खो दिए थे। बिकेम डिस्परेट, बहुत ही वो उसकी वजह से एकदम बेचैनी के आलम में थे कि भाई हम लोग अपनी ज़मीन खो दिए हैं। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, तो 1855 में वो जो संथाल जो थे वो एकदम विद्रोहियों का शक्ल अख्तियार कर लिए और मैसेकर्ड किए, बहुत सारे यूरोपियंस के, बहुत सारे अंग्रेज लोगों को वो मैसेकर का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारना, और उनके सपोर्टर्स को भी वो लोग मारे। कौन लोग मारे? संथाल जो ट्राइब्स थे वो लोग मारे। डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, तो डिसकॉन्टेंट मतलब कि कंटेंट का मतलब होता है बच्चों सेटिस्फाइड रहना, एकदम शांत खामोश रहना। डिसकॉन्टेंट मतलब ये बेचैनी की हालत जो थी वो बढ़ती जा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनीज के आर्मी में भी बढ़ती जा रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ की कंपनी थी बच्चों? वो इंग्लैंड की कंपनी थी, लेकिन वो लोग चूँकि यहाँ पे थे तो बहुत सारे नेटिव लोगों को भी अपने सिपाही वो रख लिए थे। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, तो इनमें से एक आदमी क्या कर रहा है कि जो वाइट सोल्जर्स जो हैं, जो सैनिक हैं, उन्हें बहुत ह्यूज पे मतलब कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। मैंशंस, उन्हें बंगले मिलते हैं टू लिव इन, एंड सर्वेंट्स, रहने के लिए बंगला मिलता है और नौकर चाकर मिलते हैं। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और जबकि हमें बहुत ही कम सैलरी, पिटेंस का मतलब होता है बहुत कम सैलरी मिलती है, और हमारी जो प्रमोशन भी होती है वो काफ़ी स्लो होती है। दूसरा आदमी क्या बोलता है? द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज हमसे क्या कहते हैं कि तुम सी को पार करके हमारे मुल्क में आओ जो कि हमारे मज़हब के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर ओल्ड एज कस्टम्स, कौन होते हैं यह टोपी वाले, मतलब कि किसको बोल रहा है? ये अंग्रेज़ को बोल रहा है। कौन होता है ये टोपी वाला? हमारे पुराने रीति रिवाजों को बदलने वाला। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, उसमें से क्या सोच रहा है? हमें हर हाल में अंग्रेजों को बाहर फेंकना है, बाहर निकालना है। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट
एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। तो आप लोग नाम सुने भी होंगे, मंगल पांडे जो था वो पहला सैनिक था जिसने आक्रमण किया था। तो इसने अपने एडजुटेंट मतलब कि ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को, अपने ही रेजिमेंट के सीनियर ऑफिसर के ऊपर अटैक कर दिया था और उसकी वजह से उसको क्या कर दिया गया था, मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, और हज़ारों की संख्या में दूसरे सिपाही जो है वह रिवोल्ट कर दिए थे, विद्रोह कर दिए थे। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, और अंग्रेज लोग क्या किए थे, उनके यूनिफॉर्म को एकदम स्ट्रिप्ड ऑफ मतलब कि उतार दिए थे। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनको बेइज्जत किए, इस तरह से उनके ड्रेस को उतार के बेइज्जत किए, ह्यूमिलिएट किए, और उन्हें पुट इन आयरन्स मतलब कि उन्हें जंजीरों में जकड़ दिए। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind। कुछ इंग्लिशमैन जो थे वो अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे इंडियंस के कस्टम्स को और उनके जहन को समझते थे। अब एक आदमी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो व्हाट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज बेटर फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो ये आदमी जो है, ये सोल्जर्स हैं, ये एक हिंदू सोल्जर्स है, ये मुस्लिम सोल्जर है, इसको क्या बोल रहा है कि ऐ ब्राह्मण सिपाही, कि क्या तुम्हें मालूम है जो बुलेट तुम दांत से, जिसका सील तुम दांत से खोलते हो, उसका सील किस चीज़ का बना हुआ है? उसका सील जो है वह काऊ और पिग के फैट का बना हुआ है, काऊ और पिग की फैट की चर्बी का बना हुआ है। व्हाट, जाहिर सी बात है ये तो शॉकिंग है ना एक हिंदू के लिए भी। और मुस्लिम क्या बोल रहा है, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, उन्होंने हमें भी धोखा दिया है। मुस्लिम हिंदू को तो धोखा दिया है, हमें भी धोखा दिया है। तो बात क्या है यहाँ पे कि हिंदू जो है वो काउस को इतना पवित्र मानते हैं कि उसकी फैट पे मुंह नहीं लगा सकते हैं, और मुस्लिम जो है वो पिग्स को इतना अपवित्र मानते हैं कि उसके ऊपर वो मुंह नहीं लगा सकते हैं। तो दोनों के लिए ही, दोनों ही सोल्जर्स के लिए बहुत ही एकदम बेचैनी की आलम वाली हालत हो गई कि हम लोग ये कैसे करेंगे, जिसके ये भी वजह था रिवोल्ट का, विद्रोह का। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जल्द ही रोटियों को, चपातियों को गांव के गांव भेजे जाने लगे। टू टेल द पीपल्स दैट देयर एम्पेरर वुड वांट देयर सर्विसेज, और यह कहने के लिए भेजा जाने लगा रोटियां कि हमारे जो एम्पेरर जो हैं, हमारे जो राजा हैं, वो आपकी सर्विस चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं। यस माई ऑल विलेज मैन विल बी रेडी, तो गांव का लोग क्या कह रहा है कि हाँ, हमारे गांव के पूरे लोग तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड एमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, और इंडियन जो सैनिक थे उनके बीच में भी क्या हुआ कि कमल का फूल सर्कुलेट किया गया। डेथ टू द फॉरनर, विदेशियों को मार भगाना है। The masses give all help and shelter to the patriots, तो बहुत बड़े लेवल पे जो लोग जो थे वह शेल्टर देते थे, हेल्प करते थे और रहने की जगह भी देते थे। किनको? पैट्रियोट्स को, जो देशभक्त लोग जो थे उनको। तो 8 नंबर में क्या है बच्चों, रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब कि विद्रोह, 1857 का विद्रोह। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में सबसे पहले एक वायलेंट, एकदम हिंसा वाली लड़ाई शुरू हो गई थी। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, सिपाही जो है वह दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। लॉन्ग लिव आवर एम्पेरर बहादुर शाह, लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे बहादुर शाह की उम्र लंबी हो। तो बहादुर शाह ये कौन है? बहादुर शाह बच्चों मुग़ल शासक, जो मुग़ल रूलर्स जो आए हुए थे, मुग़ल काल जो किसने शुरू किया था, मुग़ल वंश के जो संस्थापक कौन थे? हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल डिस्टेनी? तो बाबर थे ना। तो बाबर से शुरुआत होके बहादुर शाह जफ़र पे ख़त्म हुआ था। बहादुर शाह इज़ द लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल डिस्टेनी। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोही जो हैं वो चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैल गए थे। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड दे वर सुअर, बहुत सारे जो हैं लैंड लॉर्ड्स, तो ज़मींदार जो थे, होता क्या ना बच्चों की ज़मीन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना लोगों के लिए, आज भी थी, आज भी है ये चीज़, और पहले के ज़माने में भी थी। ज़मीन से लोगों को बहुत एक अट्रैक्शन हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। तो बहुत सारे ज़मींदार भी न्यू लैंड रूल्स के तहत अपनी ज़मीन को खो दिए थे, और सबके दिल में एकदम शोर हो गया था, मतलब एक ज़ख्म तैयार हो गया था। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड,
तो ये अंग्रेज़ों का जो रूल हमारे ऊपर है वो जल्द अवश्य ख़त्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हम लोग आपकी मदद करेंगे। 9th नंबर में क्या है बच्चों, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, फाइट जो हुआ था फ्रीडम के लिए। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बहुत सारे रूलर्स, पहले के जो रूलर्स थे जिसमें से लखनऊ की जो बेगम हज़रत महल थी वो भी एकदम बिटर थी, मतलब कि एकदम तीखी थी, इनका भी मन एकदम खट्टा हो गया था अंग्रेज़ों से। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, अंग्रेज़ों ने मेरी किंगडम को, मेरी राजशाही को ले लिया है, छीन लिया है। दे ज्वाइन द अपसर्च अगेंस्ट द फॉरनर, इन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की जो लड़ाई थी उसमें इन्होंने भी अपने खुद को मतलब मिला लिया था, ज्वाइन कर लिया था। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, वहाँ उस वक्त के जो पॉपुलर लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला जो फैज़ाबाद के थे, उन्होंने लोगों से कहा राइज ब्रदर राइज, जागो भाइयों जागो, द अंग्रेज इज़ रूलिंग आवर लैंड, अंग्रेज़ जो है हमारे धरती को, हमारे ज़मीन को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड अहमदाबाद, लोग जो हैं वो एकदम क्या हो गए थे, लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो गए थे हर जगह के, चाहे वो बरेली हो, कानपुर हो या अहमदाबाद हो। अज़ीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अज़ीमुल्ला खान जो है वो तात्या टोपे से क्या कहते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें पेशवा नाना साहब की ज़रूरत है हमारे लीडर के तौर पे इस आज़ादी की लड़ाई में। 80 ईयर ऑफ कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। देखो बच्चों कितना सेंसेशनल ये लाइन है, इनका एज देख के देखो कैसा लग रहा है, 80 ईयर्स के थे वो। 80 ईयर्स के वक्त में इंसान कितना बूढ़ा होता है, उसके बदन में ताकत बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन उस वक्त भी ये कुंवर सिंह जो है वो निकल पड़ते हैं आज़ादी की लड़ाई के लिए। क्या सोचे होंगे ये, दिल में क्या इनके आया होगा, अब तो मैं बूढ़ा हो ही गया हूँ, तो मुझे एक ना एक दिन तो मरना है ही, मौत तो बरहक है, आनी ही है, मौत के तो करीब मैं हूँ ही, लेकिन चलो अपनी मौत को मैं क्या बना लेता हूँ, एक मुझे मार्टियर का दर्जा मिल जाए, एक शहीद का दर्जा मुझे मिल जाए, मैं अपने वतन के लिए मरूँ, इससे बढ़ के इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है। तो लड़ाई के दौरान इनके रिस्ट में क्या लग गया, बुलेट लग गया। तो ये क्या बोल रहे हैं, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो उसी वक्त इन्होंने, जैसा कि दिखा रहा है बच्चों, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, मतलब ऐसा दिखा रहा है पिक्चर में, पिक्चर उससे फील हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि उसी वक्त चूँकि बुलेट लगी हुई थी इनके हाथ में, उन्होंने उस हैंड को वहाँ से काट दे रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि माता गंगा यह मेरे तरफ से तुम्हारा क्या है, लास्ट भेंट है। द पैट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battles all over North India। तो पैट्रियट्स जो थे, जो देशभक्त थे, वो एकदम झपट्टा मार के ब्रिटिश के ऊपर एकदम आक्रमण किए और बहुत क्या होता है, खूंखार टाइप का एकदम बैटल हुआ नॉर्थ इंडिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये लेसन, पूरी हिस्टोरिकल थी ना। ओके बच्चों, क्वेश्चन I will give you on the group. Okay, bye bye.